जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ष 22-23 के तहत डॉक्टर YK सक्सेना भोपाल, श्री नितिन अग्रवाल बासोदा और उसके बाद वर्ष 2023-24 के तहत नर्मदा समग्र न्यास भोपाल और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट भोपाल। हमने पूर्व में आपको सूचित किया इस सम्मान के तहत 50,000 रुपए की मानद राशि प्रदान की जा रही है। डिजिटल माध्यम से राशि अंतरित की जाएगी। सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। वर्ष विद्यालय और शिक्षण संस्थान श्रेणी में श्री PM केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 और सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के श्री PM श्री और शहडोल के सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिनिधि कृपया मंच के समीप आए। वर्ष 2022-23 के तहत और इसी विद्यालय और शिक्षण संस्थान की श्रेणी में वर्ष 2023 और 24 के लिए चयन हुआ है सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया इंदौर। देवे सज्जनों, वर्ष 2023 और 24 के तहत सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर जैसा कि मंच देख रहे हैं आप, मंच पर सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया। उसके बाद जोरदार तालियों से आइए हमारे शहर में शैल शिखरों और झील तालाबों की नगरी में जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना परचम फहरा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर इस समय सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर की टीम और इसके उपरांत शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया इंदौर। तालियां बजती रहें, गुंजायमान होता रहे सभागृह। तो निश्चित आज का दिन वास्तव में कम से कम सनातन संस्कृति और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, चेयरमैन CIK SN सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सब अलग अलग क्षेत्रों से, कोई हॉस्पिटल से, कोई स्कूल से, कोई अलग अलग प्रकार के कई काम करते करते आप सबको आज पुरस्कृत भी किया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। गंगा दशमी, पर्यावरण दिवस, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बीच एक अलग प्रकार से संदेश दिया है। उनने पर्यावरण दिवस से पूरे देश में हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम का भी अभियान प्रारंभ करने का दिन बताया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। कितना सरल, कितने महत्व का, और एक पेड़ का क्या महत्व होता है, इसके माध्यम से पूरी प्रकृति में समझने का संदेश हमारे यहाँ अतीत के काल से है। ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से हमारा ये कितना अलग प्रकार का है संदेश है।
कि हमारे पुत्रों की भी जिस प्रकार से कामना की गई, तो जैसे हमारे वंश वृक्ष में आगे फलने फूलने की कल्पना हम करते हैं, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने की, ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारी अपने आप अस्तित्व की पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं बोलने के लिए काफी बातें बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से ये वापस समय आया है। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज पे जाने की बात करेंगे, तो कैसा समय आया है अपने आप। उसी प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं, और कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। हम कल्पना करें 19वीं शताब्दी का रॉयल सोसाइटी के बीच, विद्वानों के बीच कोई बात रखो तो दुनिया मानती थी। अंग्रेजों के समय एक पद्धति प्रारंभ हो गई, पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी। लेकिन हमारी तो परमात्मा की दया से अलग प्रकार की सोच थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उनने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया, और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को उन्होंने अपने प्रकार से कैस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं, वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया, लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान में आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। उनने सबको धन्यवाद कहा। उनने कहा आपका भारत में भी बहुत, पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उनने कहा क्यों, भारत वाले नहीं समझते इस बात को? बोले नहीं, ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की दृष्टि है। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का नीचे तक की जड़ों की गहराई, अतीत के काल से ये हमारे उस दौर की याद दिलाती है, जिसके आधार पर आज हमारे उसी वैज्ञानिक जी के माध्यम से, जगदीश चंद्र बसु वो महान वैज्ञानिक जिन्हें रेडियो तरंगों के बारे में भी बात कही कि रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में, प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में, सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। सेमीकंडक्टर में क्या है, यही तो है, इसके बाहर क्या है? तो ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले, उस दौर में भी। और इसीलिए उनने दूसरा एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार अपने को लेने के बाद मार्कोस को दिलवा दिया कि भैया तुम ले लो, रेडियो का बेतार के तार का पुरस्कार किसी को मिला है। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, कि केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, ये जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की सिद्धि हो रही है। और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमारे लिए ये जो प्राचीन काल से ये जो महत्ता है, इसी महत्ता के आधार पर यद पिंडो तत् ब्रह्मांडो, ये हमारे यहाँ वेद वाक्य में कहा गया कि जैसा हमारा अगर ब्रह्मांड को समझने की इच्छा है तो जैसा हमारा पिंड है, हम उस पिंड को देखें तो ब्रह्मांड अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए उसके उदाहरण भी कितने भरे पड़े हैं। हम अपने यशोदा मैया का उदाहरण देखो, जब कान्हा का मुंह खुलवाती है तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा ने क्या देखा होगा। लेकिन आज भी आप अपने शरीर के अंदर से देख लो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया के दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताए कि नहीं बताए? हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित जी कोई भी भोजन कराएंगे तो वो व्यानाय स्वा, स्मरणाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा जो बताते हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहा है? एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के यहाँ नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया, पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है? ये प्राण तो है। हार्ट गया, ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा है, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेके नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राण ही तो था।
और पांचवा प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उप प्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई, ये उप प्राण हो गया। नाक से गंदगी आ गई, ये दूसरा प्राण निकल गया। मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया। नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में से निकल गया। किसी डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और क्या है, मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया है, इन सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुरस्कार लिया है, सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले ही प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी प्रकृति के साथ जीने की इन पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये हजारों साल से हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी, उसी आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, जिस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए भी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले गए, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका ले कुछ काम, लेकिन सिमस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारे आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवा जी ने नरसिम्हा जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं। तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे एक बड़े पुराने सीएम साहब ने हमने मजाक बनाया था कि छिपरा जी नर्मदा मिल ही नहीं सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंचा रही। ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर मैं ये बात कर रहा हूं तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है, इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 55 लाख हेक्टेयर का इरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना है। सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी में बाढ़ आ रही, तो केवल लिंक जोड़ दो तो यह दोनों नदियों में पानी जा सकता है। ऐसे में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ती है, लोगों की जिंदगी भी बदलती है। मैं इस मामले में बताना चाहूंगा, हमारे माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद है, जिनके माध्यम से केन बेतवा का बुंदेलखंड का ये हमारा विश्व का पहला प्रोजेक्ट बना, जिस आधार पर मोदी जी ने स्वयं ने उसका भूमि पूजन किया। तीसरा प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंह चंबल का है, जिसके आधार पर हमारे राजस्थान कितने सालों से प्यासा था,
और पानी को लेकर ऐसी लड़ाई हो रही दोनों राज्यों के बीच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही। 30 साल हो गए मुकदमा चलते चलते। यही मिंटो हॉल इस बात का गवाह है। हमने बुलाया राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को। आओ भजन लाल जी, कोई जरूरत नहीं है दोनों राज्यों के बीच पानी के मामले में बंटवारा के झगड़ा करने की। अरे राजस्थान 2 बूंद ज्यादा पानी ले लेगा, थोड़ा हमको कम मिल जाएगा, हमको ज्यादा मिल जाएगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमको तो सबको जल देना है। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारे यहाँ तो आखिरी समय में युद्ध हो रहा, आमने सामने का भारी युद्ध, भीषण युद्ध, और युद्ध में सामने वाला दुश्मन भी परास्त हो जाए और वो पानी मांगे तो पानी दे के जीवन धन्य होता है। हम तो उतनी उदार संस्कृति के लोग हैं, कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे? हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आइए हम आप मिलकर इस बात का रास्ता निकालते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने दोनों बार आकर के समय भी दिया और समय नहीं दिया। 1,70,000 करोड़ की परियोजना के लिए दोनों राज्यों को केवल 5% मिलाना, 95% वो देने वाले हैं। ये कितना बड़ा अच्छा समय चल रहा है जब हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इतने उदारमना होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 के बाद तीसरा एक और प्रयोग हमारा अभी वर्तमान में होने वाला है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, वो भी इसी मिंटो हॉल का उदाहरण बना है, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से। और ये तो और गजब होने वाला है, ये तो ऐसा गजब होने वाला है कि ये जो डैम बनेगा वो डैम तो कम बनेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये विश्व का सबसे अनोखा प्रयोग होने वाला है। एक बहुत बड़ी केव्स है जिसके आधार पर पानी पृथ्वी के गर्भ में जाएगा। आमतौर पर पृथ्वी के गर्भ से लाने के प्रयोग तो है, लेकिन अंदर जल को रख करके हम अपना एक नया प्रयोग करेंगे और दोनों राज्यों के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से हम ये तीसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। जब मैं इसकी सारी बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर आप सबसे कामना करता हूं कि हम आप मिलकर के जलगंगा अभियान का संरक्षण का हमने पूरे गए साल सरकार बनने के बाद 1 महीने तक अभियान चलाया था। उस 1 महीने के अभियान के बाद इस बार ध्यान में आया कि वो समय कम पड़ रहा है। हमारे पुरानी बावड़ी, कुएं, तालाब, नदी, ऐसे कई जगह पुरानी जल रचनाएं मिली। यहाँ भोपाल में ही जब जाके गए तो वो बाघ की बावड़ी, बड़े बाघ की बावड़ी, अरे कितना अच्छा आनंद आया है। मुझे लगता है कि अपने अटल जी की जो 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर अटल जी के नाम पर वहां कुछ कवियों का नीचे का कार्यक्रम गोष्ठी कर सकते हैं। इतना बढ़िया लगता है। पानी के लिए नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर भी कितनी सुंदर रचना पत्थरों से बन सकती। ये हमारे कुएं बावड़ियों का पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला, इतना जबरदस्त माहौल बना। और हमने कहा कि इसमें खेत तालाब भी, जिनकी खेती सूखी है वो अपने तालाब अपने खेत में बना ले, तो उनको भी मदद कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 60,000 का टारगेट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में 75,673 खेत तालाब बन गए पूरे प्रदेश के अंदर। एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। तो हमने चालू किया गुड़ी पड़वा से 30 जून तक 3 महीने लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके आधार पर पुनर्जीवित कुएं, बावड़ी और घरेलू अपशिष्ट जल को साफ करना। 95,500 कुओं को रिचार्ज किया गया। और अमृत सरोवर 1,225 अमृत सरोवर, कल भी मैं रीवा की तरफ गया था, लोग इतने आनंदित हैं, इतना आनंद आ रहा है तालाब बनाने में, बावड़ियों को साफ करने में, हर जगह जाकर के कार्यक्रम करने में जितना आनंद आ रहा है उससे ज्यादा जलगंगा संरक्षण का अभियान आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ हमारे यहाँ तो इतनी प्रकार की नदियां हैं। हमने नदियों की सूची बनाई तो नदियों की सूची मालूम पड़ी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं से प्रवाहित होती है और उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। 247 नदियों की लिस्ट बनी है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। और नीति आयोग के लोग आए थे, उनने उनके बीच में बात रखी। हमने कहा देखो ये मध्य प्रदेश को परमात्मा ने कितना अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया है। हमारे अपने जल संरक्षण को लेकर हमको मालूम है गंगा के लिए हिमालय पर हिम ग्लेशियर है, हिमखंड है, बर्फों की शिलाएं जिसके माध्यम से गंगा का प्रवाह आता है। भागीरथी ऐसे जमुना का प्रवाह भी उससे आता, अलकनंदा का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं बर्फ नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई हिमखंड नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन नर्मदा का जल प्रवाह
अमरकंटक से प्रारंभ होकर के न केवल मध्य प्रदेश का पूरा निमाड़ और मालवा, बल्कि उसकी धारा से पूरा गुजरात और राजस्थान तक हम अपनी जल राशि नहीं जल जीवन पहुंचाते हैं। एक तरह जल ही जीवन मान के चलें। और केवल वो नहीं, ये हमारी पार्वती कालीसीन चंबल योजना का हिसाब अगर इसको भी मान ले तो इसके माध्यम से ये आगे जाकर चंबल मिलती जमुना में, जमुना जाती गंगा बेसिन में। इसी प्रकार से केन बेतवा का पूरा हिस्सा, कौन सा राज्य जो हमसे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सोन नदी छत्तीसगढ़ से लगा करके आगे हमारे बिहार से होती हुई पुनः गंगा की धारा को समृद्ध करती है। एक तरफ से अगर लाइन देखो तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर जितनी नदियां अगर प्रवाहित हो रही है और बड़े पैमाने पर जल राशि कहीं से जा रही है, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश का अपने हिस्सा है, जिसके आधार पर हम अपने इस पूरे भारत की प्रकृति को, भारत की समृद्धि को हम एक तरह से पुनः जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत ही प्रेरक उद्बोधन और नई उम्मीदें जगाता हुआ उनका अपना ये वक्तव्य। हम बिल्कुल समारोह की समापन चरण की ओर इस वक्त हैं और अब हम श्री श्रीमन शुक्ला कार्यपालन संचालक ऐप्को से गुजारिश करते हैं वे औपचारिक आभार ज्ञापन करें। विश्व पर्यावरण दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन का मैं पर्यावरण विभाग की ओर से हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरक उद्बोधन ने हम सभी का मनोबल बढ़ाया है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और बेहतर कार्य करने हेतु हम सभी को प्रोत्साहित किया है। मैं विभाग की ओर से माननीय वी.डी. शर्मा जी, आदरणीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय राज्य मंत्री जी पर्यावरण एवं वन विभाग तथा माननीय राज्य मंत्री जी सम्माननीय कृष्णा गौर मैडम की उपस्थिति हेतु भी विभाग की ओर से विशेष आभार। सम्माननीय महापौर मैडम भोपाल नगर निगम, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री कि हमारे यहाँ अभी आज अरविंदो मेडिकल कॉलेज की वालों ने, हमारे डॉक्टर भंडारी जी ने लगभग 984 करोड़ मतलब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कैंसर के सहित बाकी सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी और ये बड़ा एक सेंटर यहाँ खोलने वाले हैं, जिसकी खास बात है कि हमारे यहाँ जिन चिकित्सा केंद्र की स्थापना वो करने वाले हैं उसमें विश्व के भी लोग आकर के चिकित्सा करा करके, विश्व से मरीज आकर के वो अपना इलाज करा करके वापस अपने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जिनको जहां जाना है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं। ऐसे और कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के 400 करोड़ रुपया सुरेश भदौरिया जी इंडस यूनिवर्सिटी, अमलतास यूनिवर्सिटी के एक तरह से वाइस चांसलर है, उन्होंने अपनी घोषणा की है। हमारे बीच स्वामी चिदानंद जी महाराज ने धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से और वेलनेस सेंटर के लिए ओंकारेश्वर और उज्जैन की घोषणा की है। 2000 करोड़ के प्रस्ताव के एमओयू तो हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अभी आज का और कल का समय भी लिया है, जो हमारे ऐसे सब सेंटरों को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी सभी संभाग के औद्योगिक अलग अलग प्रकार के सबमिट करते हुए हमने फरवरी में 30 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के मौजूदगी में भोपाल में हमारी जीआईएस की थी, जिसके माध्यम से 21,75,000 रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात कही। उसके बाद फरवरी में ये हुआ, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर महीने हमारे अलग अलग सेक्टर के, जैसे बीते महीने हमने आईटी का सेक्टर में इंदौर में इन्वेस्टर समिट की है, एग्रीकल्चर समिट हमारी मंदसौर और नरसिंहपुर में हुई है। सभी मंत्रालयों को अलग अलग प्रकार से जो रोजगार की संभावनाओं को लेकर के मध्य प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपनी पॉलिसियां भी इतनी अच्छी अनाउंस की है कि जिसके आधार पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। जब बिजली में हम सरप्लस है और सड़कों की अच्छी स्थिति बनी है, अधोसंरचनाओं में भी हम बहुत मजबूती की स्थिति में आए, और सबसे अच्छी बात यह है हम अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको पर्याप्त लैंड बैंक के आधार पर हम जमीन भी तुरंत आवंटित करते जा रहे हैं। और जमीन आवंटित करने का परिणाम ये निकल रहा है कि हमारे पुराने समय में हमारी सरकार के गठन के भी 2 साल, 4 साल, 5 साल
पुराने जो सरकार के माध्यम से वचनबद्धता थी कि हम आपको ये छूट देने वाले हैं, ऐसे में लगभग 5,500 करोड़ की हमने डायरेक्ट डीबीटी करते हुए सारे उद्योगपतियों के खाते में पैसे डाल करके हमारी वचनबद्धता को सिद्ध किया है कि सरकार होती है, सरकार के मुखिया भले बदलते रहे लेकिन सरकार की मध्य प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता होना चाहिए। तो हमने कांग्रेस सरकार के समय में किए गए 2019-18 के MOU वाले उद्योगपतियों को भी उनके अपने हक के जो हमारी सरकार ने कमिटमेंट किए थे उस समय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, अर्थात 8-10 साल पुराने भी सारे पैसे हम दे करके आज की स्थिति में हमारे MSME, हेवी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि लघु कुटीर तक भी हम काफी हद तक काफी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा विश्वास का क्रम जारी रहेगा और औद्योगिकरण के आधार पर मध्य प्रदेश के इस सरकार के साथ हमने जो संकल्प किया है कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश देश भर के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में आए। हमें भरोसा है कि अभी नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए थे उस आंकड़े में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान आया। जैसे आपने 2 दिन पहले पढ़ा ही होगा कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ राजधानी उज्जैन भोपाल, और अब लगातार हमारे 3 शहर जो सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाले थे उसमें इंदौर भोपाल के साथ उज्जैन की स्थिति भी बनी है। और आने वाले समय में इसी प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में हम आगे जाएंगे। टूरिज्म के सेक्टर में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में आए। कृषि के क्षेत्र में तो भारत में हम नंबर 1-2 पे स्थिति में लगातार बने हुए हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री में भी हम नंबर 1 की स्थिति में आएंगे। आज के इस अवसर पर गंगा दशमी के साथ साथ पर्यावरण दिवस भी है। ऐसे में धार्मिक पर्यटन और वेलनेस का ये समिट मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आप सबका भी स्वागत करता हूँ, सभी पधारे अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अभी तो पूजन होगा पूरा। संरक्षण निमित्यार्थे राष्ट्रे उच्च पदवी प्राप्नोति निमित्यार्थे भगवती राजराजेश्वरी क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे प्रतिवर्ष अनुसारेण क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा अंतर्गतेन यथाशक्ति भगवती क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेवी नाम पूजन कर्म च महं कारयिष्यामि। राजद्वारे न्यायालये व्यापारे कार्यक्षेत्रे जीवन क्षेत्रे शिक्षा क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे सर्वत्र यश विजय अभय लाभादि प्राप्त्यर्थम इहं जन्म। Love me,
होगे छिपरा जी, जोरदार अभिनंदन करो आने वाले समय के लिए। हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। हमारे आने वाले समय की दृष्टि से अब हमने 1980 का सिमस्त पानी के जल के प्रवाह की कमी के कारण से गंभीर का जल डाल करके सिमस्त कराया था। 1992 से लेकर 2004 तक छिपरा जी में चूंकि ऊपर कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई हिमखंड नहीं है, इसके अभाव में हमको गर्मी तक के लिए बाकी जल प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन मां के आशीर्वाद से ये माननीय सांसद जी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी है दोनों और हमारे सीएस हैं, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं आज के पूरे मंच के लिए। ये मां साक्षी है छिपरा जी, आने वाले समय में 2 साल के अंदर हमारे लिए ऊपर का खान, जिसको काहन नदी भी बोलते हैं, उसका इंदौर का जो जल आएगा वो सारा का सारा जल अभी हमारी मां छिपरा में आता है और त्रिवेणी के यहां से ये पूरा छिपरा जी का स्वरूप बदलता है। आने वाले समय में 850 करोड़ के टेंडर के साथ ये नदी के नीचे के तल में ऊपर किसान खेती कर रहे हैं और नीचे महाराज जी 100 फीट नीचे से धारा बहेगी। हमारी जो दूसरी नदी जो गंदा करती है उसको किसी और नदी आगे गंभीर नदी में मिलाएंगे और अपने छिपरा जी को शुद्ध रखेंगे। और बारिश के समय छिपरा जी का जो जल मूल रूप से धारा में जहां प्रवाहित होता है तो वहां हमने अपने किसानों की भी जमीन बचा करके, अगर बड़ा डैम बनाते तो कई किसानों की जमीन डूबती, हमने एक ऐसा डैम बनाया है जो केवल जुलाई अगस्त के समय वहीं से पानी उठा करके एक सिलारखेड़ी के बड़े तालाब में डालेंगे और उस बड़े तालाब में जल का संचय करेंगे और बाकी के समय 10 महीने जब बारिश के बाद का समय रहेगा वो प्रवाह के माध्यम से छिपरा जी का मूल जल छिपरा जी में मिलेगा और छिपरा जी की धारा एकदम अविरल रूप से बहती रहेगी। ये हमारी पूरी इस मामले में न केवल कल्पना है बल्कि हमने वर्किंग एजेंसी लगाकर, टेंडर लगाकर के एजेंसी भी लगा दी। ये पूरे देश तो क्या विश्व का अद्वितीय उदाहरण बनेगी जब हमारी मां छिपरा में मूल जल के संचय के लिए बारिश के समय का जल बचा करके हमने मूल धारा को जिंदा करने का प्रयास किया। बोले छिपरे महारानी की। अतीत के वो गौरवशाली पथ जिनके आधार पर हम अपने ऐसे, आप बताइए, इतने देवस्थान मां के किनारे बाबा महाकाल, हरसिद्धि मैया और दक्षिण भारत के हिसाब से कालका माता जी, उसी के पास काल भैरव, विक्रांत भैरव, हरे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि, भरतरी का धूना, ये सारे हरसिद्धवट के पास का किनारा, ये सारे देवस्थान एक तरह से देवताओं की राजधानी अगर कहीं है पृथ्वी पर तो हाँ अवंतिका में है, उज्जैनी में है। हमें इस बात का गर्व है। 33 करोड़ देवी देवता जहां आने के लिए तरसते हैं, 7 वो पवित्रतम नगरियां जिनके आधार पर जिनका जीवन जन्म मरण के झंझट से मुक्त होकर के मोक्ष मिलने वाली नगरी अगर कोई है तो ये मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। ऐसे में इसका अतीत का गौरवशाली पक्ष, इसलिए एक नाम इसका अवंतिका भी है जिसका कभी अंत नहीं हुआ। दुनिया में कई नगरियां आए और जाने वाले क्रम में आगे उनका क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और हमेशा जब भी नाम उज्जैन का चला है तो
तो उज्जैन का नाम सदैव गौरवान्वित करने वाला रहा है, सदैव विश्व को आश्चर्यचकित करने वाला रहा है। और एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सब क्षेत्रों में समर्थ राजा अगर कोई हुए तो हम सब जानते, सतयुग में हमारे अपने हरिश्चंद्र के काल में भी अवंतिका का अस्तित्व मिलता है, राजा राम के काल में भी उज्जैन का महत्व मिलता है, द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट आए और यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण की, और कलयुग में भी एक से बढ़कर एक राजा, किसकी बात करें। 2500 साल पहले चंड प्रद्योत, जिनके महामंत्री महाकात्यायन गौतम बुद्ध के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। 2200 साल पहले सम्राट अशोक जब पटना पे गद्दी संभालते हैं, सम्राट बनते हैं, उसके पहले 10 साल वो यहां से पूरे भारत के युवराज के नाते से अपनी सत्ता संभालते हैं। यहीं उनका विवाह होता है, यहीं इनके संघमित्रा और महेंद्र 2 बालक लंका जाते हैं। उसके 200 साल बाद एक ऐसा राजा जहां जिसने स्वतंत्रता की मशाल जला करके दुनिया की उस समय की सबसे खराब जाति आतंकवादी शकों को न केवल अपने देश से बल्कि उस समय के तत्कालीन ऐसा कहा जाता है कि रोम के आगे तक मार मार करके हमारे देश और धर्म की रक्षा की, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है। हम बोलो सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। और एक ने यशोधर्मन, बाद में हूण जेता, हूणों को हराने वाला, उसके बाद के कार्यक्रम में राजा मुंज से लेकर राजा भोज तक जिनके विजय पताका, जिनके आधार पर दुनिया में उज्जैन का डंका बजता आया है। और ज्यादा पुरानी बात मत करो, अभी नजदीक की बात करते हैं, जहां ये राणोजी महाराज जिनकी छतरी यहाँ है, महाजी महाराज अर्थात माधव महाराज फर्स्ट। हम सबको मालूम है कि हमारे कई कारणों से पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध इस देश की दशा बदलने में बहुत गलत स्थिति में लाया था। लेकिन महाराज जी, ये भी इतिहास है, 1965 के अंदर होने वाला युद्ध 1765 के आसपास, और उसके कुछ ही साल बाद अगर दिल्ली जाकर के लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके अगर दोबारा वापस सनातन धर्म की विजय कराई तो ये माधव महाराज का इतिहास है, ये उज्जैन का इतिहास है। जब वो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन से जाकर के उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारे अपने धर्म का झंडा फिर अलग प्रकार से गौरवान्वित करने वाली स्थिति में लाए। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। कवियों में महाकवि कालिदास, योगियों में भर्तरी, किसकी बात करें, जो जिस क्षेत्र में गया उसने अपनी अद्भुत पहचान बनाई। ये माँ का आशीर्वाद है। ऐसे में माँ के आशीर्वाद का किनारा आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको एक रहस्य की बात भी बताता हूँ। हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में तय होने का निर्णय रहा, हमें गर्व है। उनके लिए उज्जैन भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जहां से इस बात का बीज डला था। यहीं साधु संतों के आशीर्वाद के साथ यहाँ हमारे संघ परिवार की बैठक हुई थी और यहाँ के बाद हमको आशीर्वाद मिला कि हमारे भावी प्रधानमंत्री 2014 के कौन होंगे, ये 2013 में गोवा के अंदर घोषित हुए। तो मुझे गर्व है वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनको मिला है। बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। तो किस युग की बात करें, जिस युग की बात करो उस युग में हमको बाबा महाकाल का, मां क्षिप्रा का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव इस फलक पे दिखाई देता है। जब आज इस घाट के किनारे गंगा दशमी का आनंद लेकर के आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है। हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, खास करके औद्योगिकरण के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, खास करके गरीब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से बात कर रहा हूं, लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक साथ अखंड यज्ञ की भांति काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने पूरे प्रदेश के, हमारे बदलने के
विकास के नए कीर्तिमान बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे इस बात का फक्र भी है, खुशी भी है, हमारे सारे सुयोग्य अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके अपने व्यवस्थाओं के आधार पर सुशासन की भी उत्कृष्ट मिसाल। हमारे जितने प्रकार के निवेश के हम कोई प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं तो हमने सारी उलझने खत्म करके नीतिगत रूप से सारी व्यवस्था कैसे सुशासन में बदली जा सकती है। हमारे लिए देश के अंदर भी छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा निवेशक दोनों समदृष्टि में है। हमारे निवेश का मतलब केवल एक में है कि राज्य की उन्नति, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, राज्य की नीतियों के अंतर्गत व्यवस्था हो और हरेक की जैसी संभावना है जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए एक एक करके उस सारे संकल्प की पूर्ति हो रही। आज हमने हमारे लिए धन्वंतरी से भी संबंध आता है। धन्वंतरी जब हमको मालूम है अमृत मंथन हुआ है, अमृत मंथन में बीज भी मिला है, गौमाता भी मिली है, कुबेर के साथ खजाना भी मिला है, लेकिन धन्वंतरी भी